हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लास में मैं योगेश के लिए आपका स्वागत करता हूँ। आज करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। ऑल्टरनेटिंग करंट हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो बेसिकली होता क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट? जैसे इसका नाम ही कह रहा है ऑल्टरनेट, यानी कि एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ बदलता है, यानी कि द करंट whose magnitude changes with time, यानी कि एक ऐसी धारा का परिमाण समय के साथ साथ बदलता जा रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन दूं आपको, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये कुछ इस फंक्शन से चलता है, ठीक है। यानी कि हर एक समय पर इसका मान बदल रहा है। जहां पर I का मतलब है करंट, I का मतलब करंट है, लेकिन जब करंट बदल रहा है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो मैक्सिमम होगा, यानी कि उसका अधिकतम मान होगा। तो आई नॉट का मतलब यहाँ पर होता है पीक करंट। पीक करंट, या इसके लीजिए आप एक वर्ड और यूज कर लीजिए, करंट एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड, पीक करंट बोल लीजिए, करंट एम्पलीट्यूड के। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, टी यहाँ पर टाइम, ठीक है ना। तो पीक करंट, करंट एम्पलीट्यूड, यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, ठीक। तो ये हमारे पास इक्वेशन चल। अगर मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को यहाँ पर भी, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, हम जानते हैं करंट चल रहा है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये धारा ऐसे चल रही है। अगर मैं यहाँ पर टी का मान 0 रखूं तो आप देखेंगे आई बराबर क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा इंटू 0, यानी कि आई बराबर आ जाएगा आई नॉट साइन 0। और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। उस टाइम करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टी की वैल्यू t/4 रखते हैं, याद रखिएगा जो टाइम होता है वो t/4 रखेंगे, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, या आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, 2π/t इसका मान होता है। तो आई बराबर हमारे पास आया आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने यहाँ पर आई नॉट की जगह आई नॉट रख दिया, साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह रख दिया 2π/t, और टाइम की जगह रख दिया हमने t/4। टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल, तो आई वैल्यू आ जाएगी आई नॉट साइन π/2। साइन π/2 यानी कि π/2 रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन π/2 जो अगर हम डिग्री में रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट, यानी कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम करंट मिलना लग जाएगा। तीसरी इक्वेशन बनाते हैं, टाइम को रखते हैं यहाँ पर, अब हम t/2, ओमेगा की वैल्यू तो सेम रहेगी 2π/t। तो करंट की जो वैल्यू है वो चल रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो धारा बराबर आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t, और टी की जगह आ जाएगा टी पर। टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो आंसर आ जाएगा 0। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर अगर हम आगे बढ़े, टाइम की वैल्यू हम रखते हैं 3t/4, और ओमेगा की वैल्यू तो हमें पता ही है 2π/t। अब आई बराबर क्या है, तो आई नॉट साइन
ओमेगा टी है, तो आई ऐसे रहेगा, आई नॉट ऐसे रहेगा, साइन ऐसे रहेगा। ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t और टी की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 3t/4। तो टी से टी कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, आई बराबर आ जाएगा आई नॉट साइन 3π/2। 3π/2 का मतलब हो गया 270 डिग्री, यानी कि आई की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी कि माइनस आई नॉट। तो आप देख रहे होंगे कि टाइम अलग अलग रखने पर करंट की वैल्यू अलग अलग मिल रही है। एट लास्ट टाइम t बराबर t रखने पर ओमेगा की वैल्यू तो 2π/t होती ही है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t और t की जगह कितना आ जाएगा t, तो t से t कट गया और साइन 360 और साइन 360 फिर कितना हो जाता है 0। साइन 2π कितना होता है 0 होता है, 0 के बराबर। तो आपने यहाँ पर देखा अलग अलग वैल्यू रखने पर हमें अलग अलग मिला। तो हम अगर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी बना रहे हैं, तो हम एक बॉक्स यहाँ पर बना देते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पे कहते हैं कि आई की वैल्यू टी की वैल्यू रखने पर आई की वैल्यू क्या मिली। तो जब हमने t बराबर 0 रखा तो आई की वैल्यू हमें 0 मिली थी। ध्यान से देखें, जब t बराबर 0 रखा था, t बराबर 0 रखा तो आई की वैल्यू 0 मिली। जब t बराबर t/4 रखा तो आई की वैल्यू आई नॉट के बराबर मिली। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि t का मान कितना आया, जब हमने t बराबर t/4 रखा, t बराबर t/4 रखा, तो आई की वैल्यू आई नॉट आ गई, है ना, मैक्सिमम वैल्यू। फिर आगे बढ़े और t बराबर हमने क्या रखा t/2, तो फिर से आई की वैल्यू 0 आई। देखिए जैसे t/2 रखा तो आई की वैल्यू 0 आई, t बराबर t/2 रखा, आई की वैल्यू फिर से 0 आ गई, हरा हमें 0 मिल गई। फिर t की वैल्यू 3t/4 रखी, तो t की वैल्यू हमने जैसे 3t/4 रखी, आई की वैल्यू कितनी चली गई माइनस का आई नॉट, ये माइनस आई नॉट चली गई। एंड देन फिर अगेन हमने t बराबर t रखा, यानी कि मान बढ़ाया हमने t का, जैसे t बराबर t रखा तो ये वैल्यू फिर से 0। तो आप अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि करंट और टाइम का हम एक ग्राफ बनाएं, करंट और टाइम का एक ग्राफ बनाएं, तो टाइम हमारे पास क्या था, सबसे पहले 0 यहाँ पर, फिर है t/4, फिर है t/2, यहाँ पर है 3t/4 और यहाँ पर है t। तो इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो 0 से शुरू हुआ, t बराबर t/4 में ये आई नॉट बराबर चला गया वैल्यू, फिर इसके बाद ये वैल्यू घटना शुरू हुई, तो t/2 पे फिर ये 0 हो गई, फिर 3t/4 पर ये वैल्यू सबसे नेगेटिव वैल्यू पे चली गई, यानी कि माइनस आई नॉट, यानी कि पीक वैल्यू तो है लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है और t बराबर t में 0 हो गया। यानी कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारा बन गया है। यानी कि समय के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, हमारा करंट बदल रहा है, कभी करंट 0 हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, पर डायरेक्शन बदल दे रहा है, एंड देन फिर से क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। यानी कि कैसी धारा है, जो धारा है जो समय के साथ साथ बदलती जा रही है, जो टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है, तो इस वाले को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, या ऐसी करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ समय के साथ साथ बदलता रहे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा। याद रखिएगा यहाँ पर जो आई नॉट है वो है करंट एम्पलीट्यूड, यानी कि हाइट ऑफ करंट, तो इसको हमने आई नॉट बोल दिया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं पीक वैल्यू कह लो या मैक्सिमम वैल्यू कह लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, आई नॉट है। आई नॉट सबसे अधिकतम मान होता है धारा का। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लेते हैं, फटाफट से। तो हम इस तरीके से यहाँ पर पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे सकते हैं। तो छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस चीज से कैसे बनेगा। अच्छा, यहीं पर हम ये ना सेम यहाँ पर बना सकते हैं,
यहाँ पर जो करंट का जो ग्राफ चलता है वो आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी से भी चलता है, क्योंकि ये साइन और कॉस फंक्शन दोनों में यहाँ पर टाइम वेरिएबल पे देखा जाता है कि किस तरीके से करंट जो है वो चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा कि एट मैक्सिमम, या मैं बोलूँ एट टाइम इक्वल टू जीरो, एट टाइम इक्वल टू जीरो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगी आई नॉट, और जब टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास टाइम कितना हो रहा था t/4, तो मैक्सिमम वैल्यू हो रही थी, तो t/4 में हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि कॉस का ग्राफ ना ऊपर से शुरू होगा, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू, यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो जहाँ पे साइन मैक्सिमम है कॉस मिनिमम है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये टाइम आ जाएगा हमारे पास t/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3t/4, और ये ऐसे चला जाएगा, तो ये मैक्सिमम टाइम टी पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। जैसे टाइम टी पर हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट मिल जाएगी, तो इसको कहेंगे हम आई नॉट। ये भी हमारा आई नॉट है नेगेटिव साइन में, लेकिन माइनस का आई नॉट, प्लस का वाई एक्सिस माइनस का वाई एक्सिस, ऐसे चल रहा है हमारा एक्स एक्सिस, जो कि टाइम डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हमारा करंट चल रहा है, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी वही वोल्टेज है, द वोल्टेज या द ईएमएफ whose magnitude changes with the change in टाइम। यानी कि एक ऐसा, आप कह सकते हो वोल्टेज जिसका परिमाण बदल जाता है समय के साथ साथ, यानी कि इस वोल्टेज की वैल्यू भी हमारे पास वी नॉट साइन ओमेगा टी ग्राफ पे आ सकती है, या साइन फंक्शन में ले सकते हैं, और v बराबर वी नॉट कॉस ओमेगा टी फंक्शन में हम ले सकते हैं। तो ये हमारे दोनों के दोनों वोल्टेज के फॉर्मूले बनते हैं। अगर हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वोल्टेज भी हमारा इसी तरीके से चल सकता है। ये ग्राफ है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी का, 0 t/2 t/4 t/2 3t/4, और ये हो गया t। ठीक है, तो ऊपर और नीचे क्या चल रहा है, वोल्टेज चल रहा है। और सिमिलरली अगर हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो कॉस का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से चलता है, ये जाएगा 0, ये जाएगा हमारा v, तो चल रहा है t, ये हो जाएगी हमारी वी नॉट की वैल्यू, फिर आ जाएगा आपका 3t/4 t/4, ये आ जाएगा आपके पास t/2 t/2 पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 3t/4, और अगेन फिर टी पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट हो जाएगी। तो ये ग्राफ है v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ आपके पास। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर हमारे पास पता है कि एक एक चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो वी नॉट क्या है हमारे पास, वी नॉट है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ओमेगा होती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा का मतलब हो गया हमारे पास या तो 2π/t, या हम इसको कह सकते हैं कि f अगर फ्रीक्वेंसी है तो 1/t होगी फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। f क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट।
अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यही देखना है कि जब हमने कुछ इनपुट वोल्टेज दिया तो वहां पर जो करंट है वो किस तरीके से चल रहा है। यानी कि अब हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके के सर्किट्स को पढ़ना है और उन अलग अलग तरीके के सर्किट्स में हमें ये देखना है कि करंट और वोल्टेज में क्या गैप है, क्या फेज डिफरेंस है, यानी कि कितना कालांतर है, कितना गैप आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट, जिसमें से सबसे पहला सर्किट होता है सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, प्रतिरोध। फिर आएगा आपके पास सर्किट कंटेनिंग इन कैपेसिटेंस ओनली। एंड थर्ड होता है हमारे पास सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। यानी कि तीन सर्किट हमारे पास है, एक है रेजिस्टेंस सर्किट, एक है कैपेसिटेंस सर्किट और एक है हमारे पास इंडक्टर। यानी कि अगर मैं सर्किट की बात करूं तो इसको हम कहते हैं आर सर्किट, इसको हम कहेंगे सी सर्किट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है। कैपेसिटर यानी कि धारिता, ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और केवल धारिता हो। और ये हो जाएगा हमारा एल सर्किट, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हो, इंडक्टेंस हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेरण। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो ये बेसिक से सर्किट हमारे पास है, जिसमें सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस है, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस है, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्लास में इन सर्किट्स पर बात करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद आपका दिन।